चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार ही हमने देखा है कि प्लास्टिक मनी, इजी मनी के तौर पर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना लोगों को पसंद आता है, लेकिन जिस तरह से कैश कम रखने की आदत अब लोगों में पड़ गई है, ऐसे में क्रेडिट कार्ड को लेकर उसके इस्तेमाल को लेकर जो है चलन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने इस अपने इस्तेमाल को ट्रैक नहीं किया, क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो आपकी जेब पर तो भारी पड़ता ही पड़ता है, साथ ही आपकी जो रेटिंग ख़राब होती है सो अलग। लेकिन आज की हमारी जो पेशकश है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने के स्मार्ट तरीके क्या हो सकते हैं। स्मार्ट तरीके से मतलब ये है कि आपके पैसों की भी बचत होगी, साथ ही जो भी ऑफर रिवॉर्ड पॉइंट्स आप कमाते हैं उनका सही तरीके से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह के कार्ड्स का किस चीज़ के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये कुछ हैक्स हैं जो हम आपको आज बताने वाले हैं। मेरे साथ चैतन्य चौधरी इन्फ्लुएंसर भी जुड़ गए हैं। चैतन्य, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और आज जो है जिम्मेदारी आप पर है दर्शकों को ये बताने के लिए कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल और उससे भी ज़्यादा स्मार्ट इस्तेमाल जो है वो कैसे करना चाहिए। शायद ही मेरे ख्याल से ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते होंगे, लेकिन जिस तरह के रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स और ऑफर्स आजकल मिल रहे हैं, अधिकतर देखा गया कि लोगों के पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं। तो खैर, कितने आपके पास होने चाहिए क्रेडिट कार्ड चैतन्य, वो सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इस्तेमाल तो आप कार्ड को कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको चुकाना भी है, तो ऐसे में इसका स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो क्या कोई स्मार्टली यूसेज हो सकती है क्रेडिट कार्ड की। थैंक यू कविता। आई थिंक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे भी जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आता है कि आप इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करते हो, बट जब हम देखते हैं उस पे 1% 2% आता है, जो कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। अम, और यूजुअली ये क्वेश्चन ये भी होता है कि कौन सा कार्ड हमें यूज करना चाहिए, किधर यूज करना चाहिए, कैसे हम पॉइंट ज्यादा इकट्ठे कर पाए जिससे कि उसको यूज करके हम कोई मीनिंगफुल रिडेम्पशन कर पाए उनका। सो इसका एक बहुत ही सरल तरीका है जो कि मैं बाकी लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ। आप अपने पहले के 2-3 महीने के ऊपर जाके देखिए कि आपके सबसे बड़े खर्चे किन कैटेगरीज में हो रहे हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि हर बैंक के जितने भी कार्ड्स आते हैं, उनकी हर किसी कार्ड की एक यूएसपी होती है, एक कैटेगरी होती है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप एक ही कार्ड यूज करोगे आपके सारे स्पेंड्स के लिए, तो आपको मे बी एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इतने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे कि आपको उसको वो इतना अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन रहे। तो एक बार जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी कैटेगरीज है, यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ, जैसे कि हो गया अगर आप ऑनलाइन क्लोथिंग में ज्यादा स्पेंड करते हैं, या हो सकता है कि आप ट्रैवल में सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं। एक बार आपने जो कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद में आपको कार्ड सेलेक्ट करना है जो आपको एक्सेलरेटेड पॉइंट्स देता है उन कैटेगरीज में। हर बैंक के कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक कुछ कैटेगरीज में आपको दीज वो ज्यादा पॉइंट्स देंगे। एक बार आप उनको यूज करने लग जाओ, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आप उन पॉइंट्स को यूज कैसे करें। हर बैंक के जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो आपको अलग अलग तरीके देता है जिससे आप उन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। एक सिंपल तरीका आता है जो मोस्टली लोगों को पता होगा कि आप स्टेटमेंट जो आपकी जनरेट होती है मंथ के एंड में, आप उसके अंदर से उन पॉइंट्स को यूज करके कुछ बैलेंस कम कर सकते हो। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सबसे कम वैल्यू वाला तरीका होता है। जो दूसरे तरीके हैं, जैसे कि आजकल ये काफी पॉपुलर हो रहा है, मोस्टली जो बैंक्स है उन नए नए आप अपने ट्रांसफर पार्टनर्स लेके आ रहे हैं। जैसे कि ट्रांसफर पार्टनर्स यूजुअली एयरलाइंस हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, ये गिफ्ट कार्ड वाले पोर्टल हो सकते हैं। अगर आप वहां पे इन पॉइंट्स को यूज करोगे, वहां पे आपको इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। मैं यूजुअली लोगों को ये भी रेकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करिए कि इसको ट्रैवल कैटेगरी में इस्तेमाल करें। यूजुअली जो देख रहे हैं हम जितने भी कार्ड प्रोडक्ट्स है, ट्रैवल कैटेगरी एक पर्टिकुलरली ऐसी कैटेगरी है जहां आपको आपको इतना कि आप 100% तक भी आपको रिवॉर्ड की वैल्यू वापस आ सकती है। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक चैतन्य, पर्टिकुलर यहाँ में पर कोई क्या एक हर कार्ड पर चैतन्य, क्या हर कार्ड पर आपको ये ट्रैवल बेनिफिट्स मिलते हैं, या कुछ ऐसे चुनिंदा कार्ड्स हैं जो आपको ये बेनिफिट्स देते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवल एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत सारे स्पेसिफिक कार्ड्स आजकल आज इस मार्केट में आ रहे हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। उनको समझना भी बहुत आसान है, और जब आप उसकी वैल्यू देखोगे तो वो बाकी
कैटेगरीज के कंपैरेटिवली ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। से फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत सारे यूजुअली कार्ड्स आपको 3% 2% की वैल्यू देंगे, बट ट्रैवल एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे 30 से 100% तक भी हो सकता है। ये नॉर्म नहीं है, बट लाइक मोस्टली आजकल ऐसे कार्ड्स अवेलेबल है मार्केट में जहाँ पे आपको इतनी ज्यादा वैल्यू आपके स्पेंड्स के ऊपर मिल सकती है। मैं एक कोई पर्टिकुलर कार्ड को मेंशन नहीं करूंगा, बट आपको जैसे एक एग्जांपल दूं कि एक बहुत ही बड़े बैंक का कार्ड है जिसपे आपको 100 रुपए स्पेंड करने पे आपको वो ट्रैवल कैटेगरी में होटल्स पे आपको 33 पॉइंट्स वापस देंगे, जो कि जिसकी वैल्यू 33 रुपीज है अगर आप उसको ट्रैवल कैटेगरी में यूज करें। वैसे ही दूसरे बैंक्स भी है जो आपको इन पॉइंट्स को देंगे, और आप इंस्टेंट अगर आप ट्रैवल एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे यूज नहीं करना चाहते तो आप उनको दूसरे ट्रांसफर पार्टनर्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ से अगर हम बात करें, बट यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखोगे उसकी काफी ज्यादा आती है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट देखूं तो कुछ एयरलाइंस होगी जो आपको 80,000 पॉइंट्स में एक बिजनेस क्लास टिकट दे देगी जिसकी वैल्यू 3 से 4 लाख हो सकती है। और अब अगर मैं क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स उस एयरलाइन में ट्रांसफर करके इसको बुक करूं तो मेरे को लगभग 3 से 4 लाख की वैल्यू आ गई उन 80,000 पॉइंट्स में। बट अगर मैं वही 80,000 पॉइंट स्टेटमेंट क्रेडिट पे यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी 20,000 रुपए। तो हमें ये भी देखना है कि एक बार हमने जो कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर ली उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन से रिडेम्पशन के तरीके से हमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और इसके अलावा भी जैसे बहुत बेनिफिट्स, हर कार्ड के अपने बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि आजकल काफी कॉमन हो चुका है कि ये एयरपोर्ट सर्विसेज मिलती है। जैसे अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वहां पे बहुत भीड़ होती है, तो कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसी भी सर्विसेज देते हैं जिसमें आप उन जो जितनी भी क्यू लगी हुई है वहां पे, जितनी भी लाइन है, लोग खड़े हैं, आप उन सबको स्किप करके सीधा एक्सपेडाइट कर सकते हो अपना एकदम एंड पे सिक्योरिटी स्किप कर सकते हो, इमिग्रेशन स्किप कर सकते हो, तो आपके लिए अलग से लाइन में जाके। तो चैतन्य, ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने की आपने बात समझाई है, ये आप कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, क्या ये केवल जो आपने उदाहरण भी दिया है, क्या ये केवल एक ही कैटेगरी से जुड़ा हुआ है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप बहुत चीज़ों के लिए करते हैं। ट्रैवल का चलन बढ़ रहा है तो बैंकों ने भी एक स्पेशल तरह के कार्ड्स निकालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो आपने रिवॉर्ड रिडीम करने का मामला बताया है, ये कैसे किया जा सकता है? ये हर कार्ड का अपना खुद का प्रोसेस होता है। आपको पहले जो कार्ड प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो, से अगर कोई बैंक का कार्ड प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से ट्रांसफर पार्टनर्स अवेलेबल हैं। अब आपको जब कार्ड सेलेक्ट करते हो, आपको ये भी देखना है कि कौन से अगर आप ट्रैवल में यूज करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ट्रांसफर पार्टनर आपको पसंद है, कौन सा होटल पसंद है, कौन सी एयरलाइन में आप यूज करना चाहोगे। तो आपको कार्ड भी वही सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि जहां पे ये ट्रांसफर पार्टनर अवेलेबल हो। और ये सभी बैंक के अपने अपने पार्टनर्स होते हैं, अपने अपने जो पॉइंट्स होता है उनको कन्वर्ट करने का रेशियो होता है, वो भी सबका अलग होता है। जो आपने होता कैटेगरीज है की कि बात लोग करी, जो है आपको पॉइंट्स बिल्कुल इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है चैतन्य कि पॉइंट्स इकट्ठा करने में ही लोग रह जाते हैं, लेकिन उसको रिडीम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे समय तो उनको जानकारी भी नहीं होती कि पॉइंट्स को रिडीम कैसे करना चाहिए। लेकिन आप अगर इकट्ठा ही करते हैं तो ये तो एक्सपायर भी हो जाएंगे ना, आपके पॉइंट्स लैप्स भी तो हो जाएंगे, वो किसी मतलब का होगा नहीं फिर, है ना? ये बिल्कुल सही बात कही आपने। जो दो चीजें काफी कॉमन होती है कि लोग पहला तो इस उस रट में लग जाते हैं कि अगर मैं रिडीम करूंगा पॉइंट्स को तो मैं सबसे बड़ी चीज के लिए रिडीम करूंगा, कि मैं सिर्फ इंटरनेशनल ट्रिप के लिए ही रिडीम करूंगा। अगर आप पहले हिस्टोरिकली देखें तो ये मार्केट, जो पॉइंट्स वाली मार्केट है, वो काफी वॉलेटाइल है। जैसे कि अपनी स्टॉक मार्केट होती है, इसमें वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। अब अगर आप 2 साल से 3 साल से सिर्फ एक्यूमुलेट ही कर रहे हो, उन पॉइंट्स को यूज नहीं कर रहे हो, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन पॉइंट्स की वैल्यू रातों रात आधी हो जाए। ये होटल्स और एयरलाइंस और क्रेडिट कार्ड कंपनीज काफी करती रहती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा, जब भी आपको मौका मिले, कोई ट्रिप आ रही है, कुछ भी आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि इसमें डिसेंट अगर अच्छी खासी वैल्यू मिल रही है तो आप उनको यूज कर लें। ये बिल्कुल कि परफेक्टली ऑप्टिमाइज करके ही मुझे पॉइंट्स यूज करना है, वो तरीका बिल्कुल गलत है। मैंने इतने लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत लाखों में पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए और फिर एकदम से उनके वैल्यू बहुत कम हो गई। और हमें ये भी देखना है कि तो हमें है स्पेंड जी। ज्यादा नहीं करना है ताकि मुझे पॉइंट्स ज्यादा मिल हाँ, जाए।
हमें जो बिल्कुल, ये भी अक्सर एग्जिस्टिंग लोग कर हमारी लेते हैं कैटेगरी। क्योंकि एक बेंचमार्क वो अपने लिए तय कर लेते हैं कि अगर इससे ज़्यादा मैं खर्च करूँगा तो मुझे इतने पॉइंट्स मिल जाएँगे। इस चक्कर में होता ये है कि आपकी जेब जो है वो ज़्यादा कट जाती है। लेकिन रिवॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, कैशबैक ऑफ़र्स जैसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको मिलती हैं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर। तो एक बात तो तय है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल निश्चित करें। अगर आप उसको अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कार्ड अलग रखें। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो शायद वो कार्ड आपको अलग रखना होगा जिसके बेनिफिट्स आपको लगेंगे। तो अब इसको सेग्रीगेट हम कैसे करें हमारे यूसेज के ऊपर, और अलग-अलग तरह के ऑफर्स में अगर आप रोज़ाना कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, अगर आपको अपनी आपको मंथली एक्सपेंसेस अगर अटैच करने हैं कार्ड से, तो उसमें पॉइंट्स हो, कैशबैक्स हो, इन सब बातों का कैसे आपको ख्याल रखना चाहिए? बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो हैं इन बातों को मिस कर जाते हैं दरअसल। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। यूजुअली जो मैं एडवाइस करता हूँ कि एक कोई भी जो यूज़र है जो अपने क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन स्पेंड करता है या ट्रैवल पे स्पेंड करता है, 3 से ज़्यादा कार्ड की किसी को ज़रूरत नहीं होती। चाहे आप कितना ही स्पेंड करते हो या कितना ही मतलब आपकी डाइवर्स हो कि 10 कैटेगरीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। जो मैं सभी को एडवाइस करता हूँ कि 2 से 3 कार्ड एक अच्छी अमाउंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ये भी होता है कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी नहीं होते। कभी-कभी मैंने कुछ लोगों को भी देखा है वो 40-40 कार्ड लेके बैठे हुए हैं और फिर देखते हैं कि मैं 40 में से कौन-सा यूज़ करूँ कि मुझे आधा परसेंट एक्स्ट्रा मिल जाए, जो कि मोस्टली लोगों के लिए ज़रूरत नहीं होती। और आप इससे ये भी होता है कि आप जो मर्चेंट्स पे जिन पे ज़्यादा कैटेगरी पे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, आप उन मर्चेंट पे सिर्फ वही कार्ड स्टोर करो, जो टोकनाइज़ करते हो आप, जहाँ पे आपको ज़्यादा कैटेगरी के उस पे स्पेंड पे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इससे आपको ये भी हो जाता है कि आपको यूजुअली याद नहीं रखना पड़ता, कार्ड्स को कैरी करना ईज़ी हो जाता है। बिल पेमेंट जो एक कभी-कभी इश्यू बन जाता है कि आप टाइम पे नहीं कर पाते बिकॉज़ आपके पास इतने सारे कार्ड्स हैं और उनकी स्टेटमेंट्स अलग-अलग दिनों पे आ रही है। तो 2 से 3 कार्ड मैं सभी को एडवाइस करता हूँ कि इससे ज़्यादा आप ना रखें। उससे ज़्यादा आपके कोई पॉइंट्स के वैल्यू में भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जो 80% वैल्यू अगर हम देखें, कोई ऐसे अज़्यूम करें, तो वो उन 2-3 कार्ड से ही आएगी। 20% अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे करना ही करना है, तो आप कुछ लोग 3, 4 से 5 भी कार्ड रखते हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे लोग चैतन्य क्रेडिट कार्ड को एज़ इमरजेंसी मनी भी यूज़ करते हैं। देर सबेर अगर पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आप कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं। हालाँकि फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल के तहत आपके पास एक इमरजेंसी फंड अलग से होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ऊँची-ऊँची जो है अपनी लिमिट रख लेते हैं और बाद में उस पैसे को इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऊँची लिमिट रखना अपने क्रेडिट कार्ड में कितना ज़रूरी होता है, ख़ासतौर से अगर आप ऐसे शख्स हैं जिनको पॉइंट्स चाहिए हों, कैशबैक ऑफर्स चाहिए हों, तो ज़्यादा लिमिट वालों को ये ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं क्या चेतन? ये ज़रूरी नहीं है, कुछ जो बहुत ही सुपर प्रीमियम कार्ड्स हैं, जो एचएनआई कस्टमर्स को बैंक्स इश्यू करते हैं, उन पे जनरली क्रेडिट लिमिट ज़्यादा ही आती है और वो बैंक्स ये भी है कि अगर आप ज़्यादा स्पेंड नहीं भी कर रहे, तब भी वो क्रेडिट लिमिट बढ़ाते ही रहते हैं। जैसे कुछ-कुछ कार्ड्स हैं, जिनकी सबसे मिनिमम लिमिट ही 8 लाख रुपए होती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 8 लाख रुपए हर महीने स्पेंड करोगे, बट ये होता है कि मे बी आपको कभी जो एचएनआई कस्टमर है, मे बी साल में या 2 साल में उनको कभी ज़रूरत पड़ जाए, जिसमें उनको उतना अमाउंट स्वाइप करना पड़े। बट इसमें एक ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज लोग मिस कर देते हैं कि क्रेडिट कार्ड में जो फ्रॉड प्रोटेक्शन होती है आपकी जो परचेजेस की, वो काफ़ी बेटर होती है। अगर से आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदा आपने, तो आपके पैसे इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट से कट गए और अगर आपका प्रोडक्ट बाद में खराब निकलता है या आपके पास कोई फ्रॉड हो जाता है, तो वो एक सरदर्दी हो जाती है उन पैसों को वापस लाना, जो कि क्रेडिट कार्ड में नहीं होता। अगर आपने एक बार मर्चेंट बिकॉज़ उसमें एक टाइम चलिए, होता तो है यहाँ जिसमें पर बैंक बिल्कुल। तो कुल मिला के आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी चैतन्य। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और भी बहुत सारे पहलू हैं आपके निवेश को लेकर जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन इस